चलिए, सो पार्ट टू स्टार्ट कर देते हैं इस टॉपिक का। सो पार्ट वन में हमने ये चारों पार्ट्स देखे थे। अब पार्ट टू में हम इन्वर्स और एप्लीकेशंस इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ इन्वर्स फर्स्ट। अब इन्वर्स में अगर हमें इन्वर्स को ठीक से समझना है ना, तो पहले तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, ये फॉर्मूला a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट पार्ट में पढ़ा था। a टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। इसमें हमने देखा था कि a को अगर हमें a इनवर्स ढूंढना है तो a को हमें i में कन्वर्ट करना है, और साइमल्टेनियसली i कन्वर्ट होता है एक नए मैट्रिक्स में, और वो जो नया मैट्रिक्स है वो होता है आपका a इनवर्स। i टाइम्स a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स, सो a इनवर्स इज इक्वल टू b। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ए इनवर्स जो है वो आपका मॉडिफाइड मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड का। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसको ये दो टाइप का होता है। एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को नॉर्मली टीएक्स करके कहा जाता है, सो रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और इन दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते वक्त हमें सेकेंड पार्ट की बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, सेकेंड पार्ट, और वो है एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन फॉर्म जो है ये एक एल्गोरिदम है जिससे हम कन्वर्ट करते हैं। ये जो आपका ए से आई का जो कन्वर्जन है ना, इसके लिए हम जिस एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एक्लॉन फॉर्म। ये एल्गोरिदम बहुत सिंपल है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि 1 को और 0 को आपको एक स्पेसिफिक मेथड से बनाना है। कैसे बनाएंगे? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। उसके लिए सबसे पहले इतना याद रखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स की एक खासियत आपने देखी है क्या? डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, वो स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम में होते हैं। यानी कि ये जो एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 होगा। ये जो एलिमेंट है ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, तो और ये जो एलिमेंट है ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो एक स्पेसिफिक रो में रहते हैं और एक स्पेसिफिक कॉलम में रहते हैं, और वो रोज और कॉलम सेम नहीं होते, रिपीट नहीं होते। यानी कि आपका सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में रहेगा, फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम में नहीं होगा। इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे एक्लॉन फॉर्म में। एक्लॉन फॉर्म में हमको क्या करना है? हमको पहले डायगोनल एलिमेंट्स को 1 करना है, सबसे पहले कॉलम का। सो फॉर एग्जांपल अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, इसीलिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे पहला जो डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 करेंगे। उसके बाद हम उसी कॉलम में बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 करते जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये होने के बाद हम सेकंड डायगोनल एलिमेंट के पास आएंगे, जो हमको पता है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। एक बार उसे 1 कर दिया, फिर उसके बाद हम बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 1 करेंगे, एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग जितने नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे पास। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज अब मैं एक छोटा वाला मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट्स से 3 2 1 0। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स है मेरे पास, मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, तो इसका अगर डायगोनल एलिमेंट है तो वो है ये 3, और ये दूसरा डायगोनल एलिमेंट है 1। तो सबसे पहले मुझे जो सबसे पहला डायगोनल एलिमेंट है 3, उसको 1 करना है। अब अगर किसी भी नंबर को 1 करना है तो हमें पता है क्या करना है, हमें उसी एलिमेंट को उसी से डिवाइड कर देना है। यानी कि ये 3 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे पूरा का पूरा रो सिलेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन में आप पूरे के पूरे रो को मॉडिफाई कर देते हो। कैसे? जैसे यहाँ पे रो 1 कन्वर्ट हो जाएगा रो 1 डिवाइडेड बाई 3 में, ये दिखेगा कुछ ऐसा। सो मैंने गलत जगह पे लिख दिया यार, यहाँ पे लिखना चाहिए था R1 कन्वर्ट्स टू R1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये बनेगा 1
ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 3, ये है 0। सेकेंड रो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो वैसे का वैसा है। अच्छा, अब इसके बाजू में हम लिखेंगे ए इनवर्स, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे लिखना है वापस, ये वाला फॉर्मूला। तो ए तो मैंने लिख दिया, उसके बाजू में ए इनवर्स, उसके बाजू में आई। आई तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, तो आई भी ऑर्डर 2 का ही होने वाला है, यानी कि 1001। इसमें भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें भी सेम कैलकुलेशन होगा। तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 3, 0 डिवाइडेड बाई 3, और सेकंड रो एज इट इज़। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम के बचे हुए एलिमेंट्स को ज़ीरो करूंगा। अब वो एलिमेंट पहले से ही ज़ीरो है, तो मुझे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आई विल गो अहेड एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है। अब नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट ऑब्वियसली सेकंड रो सेकंड कॉलम है, और वो भी पहले से 1 है, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। चलो बच गए। अब बचता है उसी सेकंड कॉलम के बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है। अब उसके लिए एक ही चीज़ है हमारे पास, एक ही एलिमेंट है, 2 डिवाइडेड बाई 3। 2 डिवाइडेड बाई 3 को अगर मुझे ज़ीरो करना है, 1 नहीं करना है, उसको ज़ीरो करना है, तो हमें सेकंड रो का यूज़ करना है। सेकंड रो में, क्योंकि सेकंड रो में हम लोगों ने पहले से ही जो सेकंड रो सेकंड कॉलम जो एलिमेंट है उसको 1 किया था, उसी का यूज़ करेंगे हम लोग। हम सेकंड रो को सेम नंबर के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 को ज़ीरो करना है ना, तो सेकंड रो को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो भी आंसर है इसको माइनस करेंगे हमारे फर्स्ट रो से। इससे ये होगा कि सेकंड रो में 1 की जगह पे 2/3 बनेगा, बिकॉज 2/3 टाइम्स 1 इज 2/3, और वो जब 2/3 फर्स्ट रो के फर्स्ट सेकंड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर बनेगा 0। ये वाला जो एलिमेंट है 1, उसको तो कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट था 0 है। 0 इंटू 2/3 तो 0 ही है, सो 1 माइनस 0 इज स्टिल 0, सो यू विल कीप 0 ओवर 1 माइनस 0 इज 1, सो यू विल कीप 1 ओवर देयर, एंड द सेकंड एलिमेंट इज 0। यहाँ पर सेकंड रो वैसे का वैसा 0 1, ए इनवर्स इज इक्वल टू, लेट्स गो टू द मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे सेम ऑपरेशन करना होगा। R2 के जो ये दो एलिमेंट्स है इनको 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऑब्वियसली 0 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 तो 0 ही होगा, और 1/3 माइनस 0 1/3 ही रहेगा। सेकंड 1 को अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बनेगा 2/3, और 0 से माइनस करूंगा उसको तो बनेगा -2/3, राइट। ऑब्वियसली सेकंड एलिमेंट एज इट इज। ये जो मुझे अब मैट्रिक्स मिला है, ये मैट्रिक्स है मेरा ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे तो आई मिल चुका है। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आई है, आई मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, सो आई कैन राइट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3, -2/3, 0 एंड 1। तो ये है मेरा इनवर्स। ये हमने क्या किया, ये हमने किया है रो ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सेम चीज़ होती है, बस जो हम यहाँ पे रो वाइज कर रहे हैं ना, हमें कॉलम वाइज करना होगा, और एक्लोन फॉर्म भी कॉलम वाइज जाएगा। यानी कि अब मैं फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 तो करूँगा, पर उसके बाद मैं उस कॉलम में नहीं जाऊँगा, मैं उस रो के बचे हुए एलिमेंट्स को 0 करूँगा। फिर उसके बाद मैं सेकंड रो सेकंड कॉलम में आऊँगा, उसको 1 करूँगा, और फिर सेकंड रो के बचे हुए एलिमेंट्स को, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 करूँगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम वाइज 1s एंड 0s, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में रो वाइज 1s एंड 0s। ये ही याद रखना है। दैट्स इट फॉर इनवर्स। अब इनवर्स में 3/3 का भी मैट्रिक्स आता है, सेम तरीके से उसको सॉल्व करना है। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज, कोई किधर गया, एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। एप्लीकेशंस में सबसे कॉमन एप्लीकेशन जो एग्जाम में आता है वो है सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये हो गया लीनियर इक्वेशन। a1 b1 c1 d1 सब दिया होता है, x y z ढूंढना है, बट 3 अननोन्स हैं, तो 3 इक्वेशंस भी होने चाहिए, यानी कि आपको 3 इक्वेशंस देंगे, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, और लास्ट वाला इक्वेशन होगा a3x प्लस b3y प्लस
C3Z इज इक्वल टू D3। ये है आपका इक्वेशन फॉर्म, राइट, लीनियर फॉर्म, लीनियर इक्वेशन फॉर्म है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना, इनका एक मैट्रिक्स बनेगा। सेम लाइन में लिखिए, A1 A2 A3, ये हो गया आपका पहला कॉलम, B1 B2 B3, ये हो गया आपका सेकंड कॉलम, C1 C2 C3, ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। उसके बाजू में ये जो अननोन वाला है ना, उसका एक मैट्रिक्स बनेगा। अननोन क्या है, एक्स वाई जेड। अब उसको आप रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आना चाहिए आपका कॉन्स्टेंट्स जो राइट हैंड साइड में है, विच इज D1 D2 D3। दिस इज सेम एज A इंटू एक्स इज इक्वल टू B। लेकिन A और X मल्टीप्लाई होते हैं क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कन्फॉर्मेबिलिटी, कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस का लॉजिक लगाना पड़ेगा। पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका रो है, उसका ऑर्डर है 3/3। सेकंड जो मैट्रिक्स एक्स वाला अननोन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/1, 3x1, 3 रोज 1 कॉलम। अब पहले मैट्रिक्स का रो नंबर सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम नंबर, पहले मैट्रिक्स के कॉलम नंबर को सेकंड मैट्रिक्स के रो नंबर से मैच कीजिए। दोनों सेम आ रहे हैं, हाँ जी सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर जो है वो आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली सेम आंसर आएगा, 3 रोज और 1 कॉलम आएगा। सो आप अल्टीमेटली आपको आंसर ऐसा मिलेगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, इसको आपको आई में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आई में कन्वर्ट, रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आई में कन्वर्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, ये जो आपका राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है वो सम वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा PQR, और लेफ्ट हैंड साइड में जो दूसरा बचा हुआ मैट्रिक्स है वो है XYZ। फिर आप बोलोगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमने देखा था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे, यानी कि x विल बी इक्वल टू P, y विल बी इक्वल टू Q, z विल बी इक्वल टू R। सिंपल है। एक सम ले लेते हैं उसके ऊपर। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ओके, x प्लस 3y प्लस 3z is equal to 12. Next is y plus x plus 4y, x plus 4y plus 4z is equal to 15। और लास्ट वाला x plus 3y plus 4z is equal to 13। ठीक है, अब इसमें से मुझको x, y और z निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म यानी कि x का कोएफिशिएंट इज़ 1, सो तीनों जगह पे 1 आएगा। y का कोएफिशिएंट इज़ 3 4 3 और z का कोएफिशिएंट इज़ 3 4 4। x y z यहाँ पर है 12 15 13। ओके, नाउ द आइडिया इज दैट मुझे इसको आई में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, सोचो। बिकॉज ये वाला मैट्रिक्स ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको कॉलम ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो मुझे कम से कम 2 कॉलम तो चाहिए ना। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कॉलम में से दूसरा कॉलम माइनस होना चाहिए ना, या प्लस होना चाहिए। लेकिन 2 कॉलम सही नहीं है, एक ही कॉलम है उसमें, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले R1 को मल्टीप्लाई, अभी देखिए यहाँ पे R1 पहले से ही इकोलॉन फॉर्म का यूज़ करना है। इकोलॉन फॉर्म यानी कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट उसको 1 करना है, वो पहले से ही 1 है, बात ख़त्म। उसके बाद उसी से आने वाले जो उसी लाइन में जो बचे हुए उसी कॉलम में जो बचे हुए 2 एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उसको 0 करना है, वो पहले से ही 1 है। तो आपको सिंपली क्या करना है, R2 को R1 से माइनस करना है, R3 को भी R1 से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली ये बनेगा 1 0 0, ये होगा 3 4 3, ये बनेगा 3। एक मिनट, मैंने
इसको कन्वर्ट नहीं किया ना, करना पड़ेगा कन्वर्ट। R2 माइनस R1 है ना, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 4 माइनस 3 हो गया 1, 4 माइनस 3 ये भी हो गया 1। यहाँ पर R3 माइनस R1 करना है तो 3 माइनस 3 हो गया 0, 4 माइनस 3 हो गया 1। ठीक है, और ये बचता है XYZ। यहाँ पर भी वही करेंगे हम, यहाँ पे 12, 15 में से 12 पहला वाला रो तो वैसे का वैसा सेम एलिमेंट, R2 माइनस R1 तो R2 15 माइनस 12 कितना बचता है 3, और लास्ट वाला R3 माइनस R1 13 माइनस 12 क्या बचता है 1। ठीक है, ये भी मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है मुझको, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है। सेकेंड डायगोनल एलिमेंट यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, वो पहले से ही 1 है, बात खत्म। अब मुझको उसी कॉलम में बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 करना है। एक तो पहले से ही 0 है, दूसरे को 0 करना है, दूसरा क्या है 3। कैसे करेंगे उसको 0, R1 जो है वो 3 है राइट, उसमें से हमको R2 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन R2 को सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। फैक्टर क्या है 3, सो R1 माइनस 3R2। R1 माइनस 3R2 करेंगे तो क्या बनेगा, R1 माइनस 3R2। आंसर कहाँ पे सेव करना है आपको, R1 में सेव करना है, बराबर ना, R1 को मॉडिफाई करना है। सो R2 और R3 तो वैसे का वैसा रहेगा। R1 को चेंज करेंगे तो R1 का पहला एलिमेंट तो वही रहेगा, सेकंड एलिमेंट ऑब्वियसली 0, उसी को 0 करना है, और थर्ड एलिमेंट मैच है, सेम है 3 3 1 1, तो वो भी 0 ही हो जाएगा। ओके, बचता है XYZ। ये साइड में भी वही करना पड़ेगा, यानी कि R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R2 क्या है 3 है, 3 इंटू 3 कितना होता है 9। R1 माइनस 3 इंटू R2 यानी कि 12 माइनस 3 इंटू R1 दैट इज 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 कितना होता है 3, तो यहाँ पे आएगा 12 माइनस 9 विल बी 3, तो ये बनेगा 3, ये तो पहले से ही 3 है और ये 1। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब बचता है लास्ट वाला स्टेप। लास्ट वाले स्टेप में क्या करना है, थर्ड कॉलम के थर्ड रो थर्ड कॉलम का जो डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 करना है, वो तो पहले से ही 1 है। अब उसी कॉलम में बचे हुए एलिमेंट्स को 0 करना है। ये एक ही बचा हुआ एलिमेंट है, इसको 0 करना है। कैसे करेंगे इसको 0, इसको 0 करने के लिए हम R2 माइनस R3 करेंगे। ठीक है, तो अगर हम R2 माइनस R3 करेंगे तो R1 वैसे का वैसा, R3 भी अनचेंज्ड, R2 बन जाएगा 0 1 0। ठीक है, यहाँ पर बचा XYZ, और सेम ऑपरेशन हम करेंगे राइट हैंड साइड में। R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 का मतलब है 3 माइनस R2 इज 3 माइनस R3 इज 1, सो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है, 3 माइनस 1 होता है 2, यानी कि आपका R2 होता है 2, R3 तो वैसे ही 1 था। हो गया सम। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में I बचा है, यहाँ पे हो गया I, ये आपका XYZ है, और ये है आपका 3 2 1। अब आप ध्यान से देखिए, I मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स, तो I का मतलब नहीं है, I निकाल दीजिए, यानी कि XYZ इज इक्वल टू 3 2 1 बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस we can say that x is equal to 3, y is equal to 2, z is equal to 1। आई गेस टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब और एक है एप्लीकेशन जिसमें हम सेम मेथड का यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम इन्वर्स, कंप्लीट इन्वर्स नहीं निकालते। हम क्या करते हैं, इन्वर्स निकालने के पहले ना हम इसी स्टेप पे रुक जाते हैं। ये वाली स्टेप देखिए, मैं इसको अलग कलर से मार्क करता हूँ, ये वाली स्टेप, इस स्टेप पे हम रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं, बिकॉज इस वाली स्टेप पे ना हमने एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स बना दिया है। इस मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्पेसिफिकली इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों कहते हैं इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स की जो लाइन है ना, उसके नीचे वाले सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। जब डायगोनल
एलिमेंट्स के नीचे जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होते हैं ना, तो मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसको? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये यहाँ बन चुका है, तो अगर ये यहाँ बन चुका है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑपरेशन को यहीं पे रोक सकते हैं रादर देन गोइंग फॉर दीज 2 स्टेप्स। हम क्या कर सकते हैं, हम इसी को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करता हूँ बाजू में, आप समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर से करता हूँ एंड आई विल गेट द सेम आंसर्स। रेड कलर से करते हैं हम लोग, ये वाला 1 0 0 0 1 1 0 0 1 टाइम्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3 3 1। ठीक है, अब हम सेम स्टेप को यही से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, a और x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय y। मेरे ख्याल से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने बता दिया है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय z। इसकी वैल्यू होती है 3। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो मिल गया मुझको x क्या है? 3। नेक्स्ट, अब सेकंड इक्वेशन के पास आऊँगा। सेकंड इक्वेशन ये है सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो, पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो वो बनेगा 0 इंटू एक्स। 0 इंटू एक्स इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय वाई। 1 इंटू वाई इज वाई प्लस ये वाला जो 1 है ना, ये z से मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू जेड इज z। सो y प्लस जेड कितना हो गया? 3। y भी नहीं है, z भी नहीं है हमारे पास, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। थर्ड वाले इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड वाला इक्वेशन क्या है? ये जो थर्ड, पहले मैट्रिक्स का थर्ड रो है ना, उसको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 0 हो गया। 0 सेकंड रो, सेकंड एलिमेंट 0 मल्टीप्लाइड बाय वाई फिर से 0 हो गया, प्लस ये जो लास्ट का 1 है ना, ये z से मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है ना, तो लास्ट का रो जब मल्टीप्लाई होगा एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 1 इंटू जेड। 1 इंटू जेड कितना है? z। 1 इंटू जेड इज इक्वल टू ये वाला लास्ट एलिमेंट 1। इससे z की वैल्यू मिल गई। z कितना है? 1। अब z की वैल्यू हम पहले वाले इक्वेशन में डालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे। z की वैल्यू अगर 1 है तो y प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 3। लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इम्प्लाइज y प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो y ऑटोमेटिकली क्या बन गया? 2। यानी कि इस स्टेप के बाद हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन्स द सेम वे। यू विल गेट द सेम आंसर्स। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। ये दोनों मेथड्स एप्लीकेशंस में आते हैं। ठीक है, पहला वाला जो मेथड है वो है मेथड ऑफ इन्वर्जन। कौन सा वाला? ये वाला मेथड। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने कंप्लीटली मैट्रिक्स को इन्वर्स होने दिया। इन्वर्स को हम लोगों ने कंप्लीटली आइडेंटिटी बना दिया और पूरी प्रोसीजर होने दी, इसीलिए इसको कहते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्स होने के बाद, कंप्लीट आइडेंटिटी मिलने के बाद हमने 1 to 1 करस्पॉन्डेंस से बता दिया कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या है, इसीलिए इसको कहते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसको? मेथड ऑफ इन्वर्जन। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको कहते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन। और ये जो नेक्स्ट मेथड था ना, जिसमें हमने आधे में रुक गए, हमने क्या किया है? हमने इक्वेशन को रिड्यूस किया आधे वाले, इस बड़े से इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया, इस बड़े से इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया इस इक्वेशन में, इसीलिए इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ रिडक्शन। क्या कहते हैं इसको? मेथड ऑफ रिडक्शन। तो एप्लीकेशंस के दो तरीके हैं सॉल्व करने के, पहला है मेथड ऑफ इन्वर्जन, दूसरा है मेथड ऑफ रिडक्शन। ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, इट्स वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।